हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 3, इसका मतलब यूनिट नंबर 3 को शुरू करेंगे। हम पढ़ रहे थे बीकॉम के सब्जेक्ट मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम 2 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। हम चैप्टर 2 में नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग समझे। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होता है, एनएफआईए का क्या होता है, एनआईटी का क्या होता है, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़े। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग था यूनिट नंबर 3 नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसे ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, और साथ में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर में तुम जहां पर पढ़ते हो उस कॉलेज स्कूल्स का नाम मुझे व्हाट्सएप कर देना, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दूं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम यूनिट नंबर 3। ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी का सब्जेक्ट। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना, ऑल ओवर इंडिया सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो तुम अगर कहीं और से बिलोंग करते हो, उड़ीसा के बाहर से, तब भी सिलेबस सेम ही है। ठीक है, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। सबसे पहले समझेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। जब भी कोई दो चीज इक्वल होता है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मैथ्स में तुम अक्सर प्रूफ करते थे LHS इक्वल्स टू RHS, करते थे मैथ्स में प्रूफ। जिस पॉइंट पर LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। जब कोई दो चीज इक्वल होता है तो हम उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इक्वल को हम इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम कब इक्विलिब्रियम पर आएगा। चैप्टर का नाम क्या है, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। नेशनल इनकम किसके साथ इक्वल होगा, जब हमारा इनकम हमारे एक्सपेंडिचर के साथ इक्वल हो जाता है। व्हेन इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, उस पॉइंट पर हमारा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। तो आओ शुरुआत करते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। इक्विलिब्रियम कब होता है, कैसे होता है, किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट लॉजिक समझेंगे पूरा हर एक चीज का, और गारंटी देंगे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक में से ही आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। हम इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू काइनेशियन थ्योरी, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज जनरली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। एग्रीगेट डिमांड मतलब मैं जितना डिमांड कर रहा हूं मार्केट में उतना सप्लाई है, एग्जैक्टली इक्वल है। जितने लोग खरीदना चाहते हैं उतना ही दुकानदार बेचना चाहता है। तो उस केस में हम पॉइंट ऑफ बीइंग इक्वल में पहुंच जाएंगे व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और उस पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के टर्म्स पर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के साथ इक्वल हो जाएगा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, उस पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड निकाला कैसे जाता है, एग्रीगेट सप्लाई निकाला कैसे जाता है, और दोनों कब इक्वल होते हैं, कब इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले समझते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। सबसे पहला, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब सबसे पहले एनालिसिस करते हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। देखो, ये तो हो गया टू अप्रोचेस। इसके बाद देखो पूरा एग्रीगेट डिमांड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये देखो टॉपिक ही है
मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, पहले वो पढ़ेंगे फिर एग्रीगेट सप्लाई को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, जो नहीं समझ में आएगा आगे जाकर मैं सब कुछ तुम्हें फिर से समझाने वाला हूं, ठीक है। तो बस सुनते जाओ ध्यान से लेकर। देखो अब सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। वी नो एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। अब ये सी प्लस आई क्या होता है, सी प्लस आई होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड को मैं लिख सकता हूं, हमें फॉर्मूला क्या करना था, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई करना था, ठीक है। मैं यहां पर लिखते जाता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अभी के लिए मान लेते हैं बुक जो बोला वो सही है, क्यों सही है क्यों नहीं है वो आगे जाकर हम एग्रीगेट डिमांड को डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, सी प्लस आई। तो मैं इसे लिख देता हूं सी प्लस आई। सर ये सी प्लस आई क्यों हुआ, शांति रखो बच्चों, आगे जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई कहां से आया, सी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है। फिलहाल के लिए जानोगे तो सी का मतलब कंजम्पशन है, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस, ठीक है। तो यहां पर एग्रीगेट सप्लाई की जगह लिख दिया मैं सी प्लस एस। तो सी का मतलब कंजम्पशन और एस का मतलब सेविंग्स, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड दो कंपोनेंट्स को मिलाकर बना है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई दो कंपोनेंट को मिलाकर बना है कंजम्पशन एंड सेविंग्स। तो मैं दोनों को एज इट इज तुम्हारे सामने लिख दिया। अब तुम देखोगे मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे तो एलएचएस और आरएचएस में से हम सी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, बचेगा क्या, आई इक्वल्स टू एस। तो दूसरा फॉर्मूला इक्विलिब्रियम का, पहला फॉर्मूला इक्विलिब्रियम का क्या था, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो दो फॉर्मूला टोटल है इक्विलिब्रियम को अचीव करने का। पहला तो हो गया एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरा हो गया सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। जब ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है तब ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। अब पुटिंग नेक्स्ट, substituting 2 and 3 in 1 we get aggregate supply equals to C plus S equals to C plus I, C कट गया, S equals to I. It means according to Keynes there are two approaches of determining the equilibrium level of income and employment in the economy. इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने का दो तरीका है। पहला तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई जो हम स्टार्टिंग में लिए, और इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला बनकर निकला इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग। तो दो फॉर्मूला के थ्रू हम एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई या फिर इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग, ये दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। चलो आ जाते हैं आगे। टू अप्रोचेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। फर्स्ट, the two approach of determining equilibrium level of income, output and employment in the economy are first aggregate demand aggregate supply approach। पहला तो फॉर्मूला हो गया एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ADAS अप्रोच बोलते हैं, और दूसरा है सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, S इक्वल्स टू I अप्रोच। सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट जिसको हम SI अप्रोच बोलते हैं। हम दोनों तरीके से इक्विलिब्रियम प्रूव कर सकते हैं। It must be kept in mind that ADAS, saving and investment are all planned or ex ante variable। ये क्या होता है, planned और ex ante variable। दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं एक्स एंटे और एक होता है एक्स पोस्ट। एक्स एंटे और एक्स पोस्ट क्या होता है, एक्स एंटे का मतलब है होने से पहले। जब हम कुछ चीज होने से पहले उसका अनुमान लगाते हैं उसको बोलते हैं एक्स एंटे, और एक्स पोस्ट का मतलब क्या है, होने के बाद, ठीक है। तो हम जब भी नेशनल इनकम को पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स में, पूरे इकोनॉमिक्स में हमेशा जो डेटा लेते हैं वो क्या होने वाला है उसका डेटा लेते हैं। हम कभी भी जो हो चुका है उसके बारे में नहीं पढ़ते। रीजन, जो हो चुका है उसको तो हम बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में उस डेटा को लेकर एनालिसिस करके और कोई फायदा बचा नहीं है। तो हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम क्या होने वाला है, मतलब एक्स एंटे वेरिएबल को लेते हैं, होने से पहले वाले वेरिएबल को हम लोग लेते हैं। तो एक्स एंटे वेरिएबल्स को हम लोग हमेशा लेते हैं, मतलब प्लान्ड वेरिएबल या फिर एक्स एंटे वेरिएबल को हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद
डिटेल में आते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। हमें दो चीजों के बारे में समझना है। पहला तो था एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरा है सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। दूसरा है सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो दो फॉर्मूला के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चारों कंपोनेंट को अलग अलग करके पढ़ेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, ये हमारा दूसरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, ये हमारा तीसरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, और ये हमारा चौथा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। तो आने वाले 4 टॉपिक, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, फिर एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेविंग और फिर इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिटेल में एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? डिमांड क्या होता है? डिमांड जितने भी इकोनॉमी में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज लोग खरीदना चाहते हैं उसे हम डिमांड बोलते हैं। अब डिमांड बहुत वैरायटी से आता है। एक तो प्राइवेट हाउस होल्ड जो डिमांड कर रहा है, दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए जो सामान हम लोग डिमांड कर रहे हैं। मान लो मुझे कोई बिल्डिंग बनाना है, अब मैं अगर बिल्डिंग बनाऊंगा तो ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, रॉड हो गया, ये सारी चीज़ों का डिमांड होगा मेरे लिए, क्योंकि ये क्या मैं अपने लिए बन कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा हूँ। मैं नया बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं घर में खाने के लिए, मान लो मैं घर में यूज करने के लिए रेफ्रिजरेटर खरीद रहा हूँ, तो इकोनॉमी में रेफ्रिजरेटर का डिमांड है, ये मेरा कंजम्पशन डिमांड है, इसको मैं यूज करूंगा। अगर मैं बिल्डिंग बनाने के लिए कोई चीज डिमांड कर रहा हूं तो ये डिमांड हो रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो दो तरीके का डिमांड हम लोग करते हैं, या तो हम कंजम्पशन के लिए डिमांड करते हैं या तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड करते हैं। अगर कोई बिल्डिंग बना रहा हूं उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज होंगे वो इन्वेस्टमेंट वाले हो गए। अगर मैं खुद के लिए कुछ सामान खरीद रहा हूं, खुद के घर में यूज करने के लिए कोई सामान बना रहा हूं, तो उस केस में वो जो सामान होगा वो मेरे कंजम्पशन के लिए होगा। मान लो मैं कोई नया बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस के लिए एसी खरीद रहा हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड है। अगर घर के लिए एसी खरीद रहा हूँ तो कंजम्पशन डिमांड है। इस तरीके से कंजम्पशन का डिमांड और इन्वेस्टमेंट का डिमांड, दो प्रकार से हम डिमांड को क्लासिफाई करेंगे तो वैसे हम 4 वैरायटी से, लेकिन काम हमारा 2 ही आने वाला है। क्यों, आओ देखते हैं डिटेल में। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, विच ऑल द सेक्टर्स का मतलब हमारे इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं? 4 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से 4 सेक्टर है? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। 4 प्रकार के सेक्टर्स हमारे इकोनॉमी के अंदर में है। ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, कितना खरीदे उससे मतलब नहीं है, कितना खरीदना चाहते हैं उससे मतलब है। कितना खरीदे ये तो पुराना डेटा हो गया, अब इस डेटा का तो हमें कोई काम नहीं है, अब इस डेटा को एनालिसिस करके कोई फायदा भी नहीं है। तो हम हमेशा जो डेटा लेते हैं वो आने वाले टाइम का डेटा लेते हैं। तो प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, एक साल में हम कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं। हम मतलब चारों सेक्टर्स, हाउस होल्ड भी आ गए, फॉर्म भी आ गया, गवर्नमेंट भी आ गया और फॉरेन सेक्टर भी आ गया, सभी लोग मिलकर जितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एडी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मीन द सेम। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। कितना प्लानिंग कर रहे हो वो है हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर, वही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ना कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो पुराना डेटा हो गया, पुराना डेटा का हमें कोई काम होता नहीं है। ठीक है, आ जाओ चारों कंपोनेंट को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारा वो है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कौन सा सेक्टर डिमांड करता है? हमारा पहला सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर अपने लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है वो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउस होल्ड on the purchase of goods and services during a accounting year. It must be kept in mind that consumption expenditure we are discussing is ex ante, that is planned consumption expenditure. ठीक है, तो हाउस होल्ड जितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहता है वो हो गया सबसे पहला कंपोनेंट सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, जिसको हम बोलेंगे प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट सेकेंड कंपोनेंट जो आता है वो हमारा आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट जनरली करता है फर्म।
फर्म जितना भी सामान खरीदेगा वो उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा. इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर incurred by all private firms on capital goods. It includes addition to the stock of physical capital assets such as machine, equipment, building and change in inventory. वो जितना भी physical capital खरीदेगा या फिर inventory खरीदेगा वो आ गया उसके अंदर. For simplicity, it is assumed that in our study the investment expenditure is autonomous. Autonomous word का मतलब होता है constant. ठीक है, हमें आई, जब भी आई का बात आएगा इसको हम क्या मानकर चलेंगे, कांस्टेंट मानकर चलेंगे. मतलब आई हमेशा हमारे लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है, हम मान लेंगे कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, वो बार बार बदल नहीं रहा है, लेकिन रियल लाइफ में, इकोनॉमी में वो बार बार बदलता रहता है. फॉर सिंप्लिसिटी इट इज अज्यूम्ड इन आवर स्टडी दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस. इन्वेस्टमेंट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट जो है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है वो आ जाएगा हमारा थर्ड कंपोनेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर में. इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. गवर्नमेंट जितना भी कंज्यूमर गुड्स खरीद रहा है या फिर कैपिटल गुड्स खरीद रहा है टू सैटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, वो आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड कंपोनेंट का पार्ट जिसका नाम है जी. ठीक है, तो अभी तक हम तीन कंपोनेंट पढ़े. सबसे पहला सी पढ़े, प्लस सेकंड कंपोनेंट पढ़े आई, और तीसरा कंपोनेंट पढ़े जी. और लास्ट कंपोनेंट क्या होता है हमारा, नेट एक्सपोर्ट, मतलब फॉरेन सेक्टर का खर्चा. फॉरेन सेक्टर नेट एक्सपोर्ट आ गया, ये हो गया हमारा फोर्थ सेक्टर, फॉरेन सेक्टर का खर्चा. फॉरेन के साथ हमारा क्या लेना देना होता है, हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट इंडिकेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, गुड्स produced within the domestic territory of the country by rest of the world. Import refers to demand of resident of a country for the goods that they have been produced abroad. मतलब बेसिकली यहाँ पर बोलने का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट को हम लोग ले लेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्स माइनस एम. तो टोटल हम अभी तक चार कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट्स जो हमारे हैं, हम लेकिन दो ही कंपोनेंट को आगे लेकर चलेंगे क्योंकि हम हमेशा टू सेक्टर मॉडल के बारे में पढ़ते हैं. हमारे इकोनॉमी में होता तो चार सेक्टर है, हाउस होल्ड होता है, फर्म होता है, गवर्नमेंट होता है और साथ में फॉरेन होता है. लेकिन हम जब भी एनालिसिस करते हैं, हम जब भी पढ़ाई करते हैं, हम हमेशा दो ही सेक्टर को लेकर चलते हैं. कौन कौन से दो सेक्टर, एक तो हाउस होल्ड हो गए और दूसरे फर्म हो गए. हाउस होल्ड और फर्म का क्या क्या था, सी था और आई था, इसीलिए हमारा फॉर्मूला बना एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई. वैसे तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये फॉर्मूला होता है. लेकिन हम ये दो कंपोनेंट को यहां से हटा देंगे, एक तो जी और दूसरा एक्स माइनस एम, बिकॉज हम मानकर चल रहे हैं इकोनॉमी के अंदर दो ही सेक्टर्स हैं. अगर दो सेक्टर होंगे तो खर्चा भी दो प्रकार का होगा, एक कंजम्पशन और दूसरा इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो इस वजह से हमारा फॉर्मूला बन जाता है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई, नॉट जी एन एक्स माइनस एम. जी एन एक्स माइनस एम को हम हटा देते हैं. ठीक है, चलो आते हैं हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं. सिंस द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज टू बी डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू सेक्टर मॉडल, household and firm, the third and fourth component of the aggregate demand are not discussed in detail. So even though aggregate demand has four components, we will assume that aggregate demand is a function of only consumption expenditure and investment expenditure. इसका मतलब C plus I, हम ऐसा मान कर चलेंगे. होता चार कंपोनेंट है लेकिन हमारे लिए, हमारे एनालिसिस के लिए दो ही कंपोनेंट होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे आगे. ठीक है, क्लियर है बात. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, आ जाते हैं नेक्स्ट एग्रीगेट डिमांड के डायग्राम के अंदर. ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड के लिए, तुम्हारे लिए एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई. अब इसमें भी ये जो आई था ये क्या होता था, कांस्टेंट, ये कभी नहीं बदलेगा, ये आई हमेशा एज इट इज रहेगा. मतलब अगर आई 20,000 करोड़ है तो वो हमेशा 20,000 करोड़ रहेगा, वो बदलेगा ही नहीं, ऐसा हम मानकर चलते हैं. तो सिर्फ बदलेगा कौन, बदलेगा कंजम्पशन. और कंजम्पशन सोच कर देखो ना, कंजम्पशन जैसे जैसे तुम्हारा इनकम राइज होगा वैसे वैसे तुम्हारा कंजम्पशन भी राइज होगा. अगर मैं आज
महीने का 10,000 रुपये कमाता हूँ तो मैं उसमें से 9,000 रुपये खर्च कर देता हूँ। अगर मैं महीने का 1 लाख कमाने लग जाऊंगा तो क्या मैं तब भी 9,000 खर्च करूंगा या ज्यादा खर्च करूंगा? ऑब्वियसली ज्यादा खर्च करूंगा। तो कंजम्पशन, जब भी इनकम बढ़ता है तो साथ में कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। तो इनकम के वजह से कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन जितना बढ़ रहा है, इनकम जितना बढ़ेगा कंजम्पशन भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। बेसिकली अगर हम बात करें, अच्छा सोच कर देखो तो अगर मेरा इनकम जीरो है तो क्या कंजम्पशन भी जीरो होगा? नहीं, कंजम्पशन जीरो नहीं होगा, बिकॉज बिना कुछ कंज्यूम करे मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। मैं किसी से मांग कर खा लूंगा, मैं कहीं से चुरा कर खा लूंगा, या घर वाले क्या किसी और के इनकम का हिस्सा को कंज्यूम करूंगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करूंगा ही करूंगा। इसीलिए इनिशियली ये मान लो कंजम्पशन का ग्राफ है, ये देखो, ये जो कंजम्पशन का ग्राफ है ये स्टार्ट कहां से होता है? पॉइंट एस से स्टार्ट होता है। रीजन, जब मेरा इनकम, यहां पर इनकम है वाई एक्स एक्सिस में, जब मेरा इनकम जीरो है तब भी मैं कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करूंगा, जिसको हम बोलते हैं सी बार। सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा होता ही होता है, चाहे तुम्हारा इनकम जीरो हो चाहे कुछ भी हो। ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है एक इंसान को जिंदा रखने के लिए। ये कंजम्पशन तो होगा ही होगा चाहे कुछ भी हो। हाँ, इसके बाद अगर मेरा इनकम बढ़ते जाएगा तो मेरा कंजम्पशन भी धीरे 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 इंक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आया? तो कंजम्पशन तो ऑटोनोमस होगा ही होगा, चाहे इनकम मेरा जीरो हो चाहे कुछ भी हो, मेरा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इतना तो होगा ही होगा, इनकम जीरो है तो। इसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी मेरा धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जाएगा। तो कंजम्पशन इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन इनकम, बट इनकम जब जीरो होगा तब भी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो होगा ही होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी बार से। क्लियर है बात? नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट की बारी। इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हम मानकर चले इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ देखो, ये हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। चाहे इनकम जीरो है चाहे जितना भी हो जाए इनकम, इन्वेस्टमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब वो कांस्टेंट रहने वाला है। अब अगर ये दोनों को ऐड कर दें, सी को प्लस आई को, सी प्लस आई, तो हमें एक नया डायग्राम मिल जाएगा। जो डायग्राम आ गया यहां से, जो डायग्राम आ गया यहां से एग्रीगेट डिमांड का कर्व हमें मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हो गया सी, ये हो गया आई, दोनों को ऐड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, और सी प्लस वन नहीं है, ये सी प्लस आई है, टाइपिंग मिस्टेक है, सी प्लस आई। ठीक है, क्लियर है बात? AD depends upon the level of income in the economy. Generally, there exists a positive relation between income and the level of aggregate expenditure in the economy. As the level of income rises, aggregate demand also rises and vice versa. Clear है बात? एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम क्लियर है। दो कंपोनेंट होते हैं सी और आई। आई हमेशा कांस्टेंट रहता है, सी इनकम इंक्रीज होने से बढ़ता है, लेकिन सी एक मिनिमम लेवल में तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, बिकॉज इनकम चाहे जीरो हो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो होगा ही होगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ का क्लियर है। चलो अब ये पॉइंट को हम बाद में आते हैं। 9, चलो ठीक है, तो यहीं पर हम आज का डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बाकी हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।